वसुंधरा न्यूज, आपल्या हक्काचे न्यूज चॅनल। माझ्या मतदारसंघामध्ये वस्त्रोद्योगाचं मोठं सेंटर आहे, दालन आहे। इचलकरंजी हे वस्त्रोद्योगाचं हब आहे आणि त्याच्यासाठी अत्याधुनिक सामग्री निर्माण होणं, टफ सारखी एक चांगली योजना केंद्र सरकारनं चालू केली होती। टफ टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंडच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील या ठिकाणी असणाऱ्या या व्यवसायाला चालना देण्याचं काम चालू होतं। पण अलीकडच्या काळामध्ये याला कुठल्याही पद्धतीचं अनुदान केंद्र सरकारकडनं त्या पद्धतीनं मिळत नाहीये। त्यामुळे खऱ्या अर्थानं यंत्रमाग धारकांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं आणि म्हणूनच आमची मागणी या ठिकाणी राज्याकडनं या ठिकाणी केंद्र शासनाला आहे की आपण टफची योजना परत या ठिकाणी कार्यान्वित करावी, ज्याच्या माध्यमातून टेक्नॉलॉजी अतिशय शेवटच्या घटकापर्यंत या ठिकाणी जाऊन पोहोचणं गरजेचं आहे। AI ची टेक्नॉलॉजी आता याच्यामध्ये आलेली आहे, टेक्सटाईल्समध्ये सुद्धा आलेली आहे, ॲग्रिकल्चरमध्ये त्या ठिकाणी आलेली आहे। त्यामुळे टेक्निकल एज्युकेशन या ठिकाणी टेक्सटाईलचं देत असताना AI इंटिग्रेटेड आपल्याला कशा पद्धतीनं टेक्निकल एज्युकेशन मुलांना देता येईल आणि त्याच्या माध्यमातून भारतातल्या या ठिकाणी असणाऱ्या टेक्सटाईल उद्योगाला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याचं काम आपण या ठिकाणी करणं अपेक्षित आहे। त्याचबरोबर साहेब, मला आपल्याला विनंती करायची आहे की सहकाराची पंढरी म्हणून या ठिकाणी महाराष्ट्राला ओळखलं जातं। सहकाराची पाळंमुळं अतिशय शेवटच्या घटकापर्यंत या ठिकाणी पोहोचण्याचं काम त्या काळातल्या लोकांनी या ठिकाणी केलं। आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और उसके माध्यम से गन्ना किसानों का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी उनके तरफ हमारी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां गन्ने की बहुत बड़े पैमाने पे खेती की जाती है और गन्ने की आय है उसको अगर हमको उसको अगर बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ धोरण निर्माण करना केंद्र शासन के माध्यम से बहुत जरूरी है, जिसमें मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि इथेनॉल का यूज अभी जो 25% है अगर वो 50% तक लेके गया जाए और उसको इथेनॉल का रेट एक स्टैंडर्ड रेट अगर मेंटेन किया जाए तो किसानों को भी ज्यादा आमदनी इसमें से मिलने की संभावना है। और दूसरा, जो पेट्रोल के बढ़े हुए भावों के बारे में बात की जा रही है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल लाने में हम लोग सफल हो सकते हैं। दूसरा सर, डोमेस्टिक यूज के लिए कंज्यूमेबल शुगर जो यहाँ यूज की जाती है, घर पे लगने वाली शुगर बहुत कम रहती है सर। टोटल इंडिया की पॉपुलेशन के सिर्फ जो शुगर निर्माण होती है उसमें से सिर्फ 30% शुगर ये डोमेस्टिक यूज के लिए दी जाती है। 70% शुगर जो है वो कमर्शियल यूज के लिए दी जाती है। तो उसमें पेप्सी कोला जैसी कंपनियां हो, कैडबरी जैसी कंपनियां हो, दो अगर अलग अलग रेट इन दोनों माध्यमों को लिया जाए, सस्ते दामों में किसानों के लिए मिले, आम जनता के लिए मिले, और जो कारपोरेट इंडस्ट्री इसमें आ रही है उसके लिए अगर अलग रेट हो तो निश्चित रूप से जो गन्ना किसान उत्पादक है उसके लिए बहुत बड़ी सहूलियत इसके माध्यम से होने वाली है। तो मैं ये सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आप ये डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में इसका इंक्लूजन करें कि जिसके माध्यम से खेती में और अच्छी प्रोग्रेस हमारे यहाँ हो सके। दूसरा सर, एक महत्वपूर्ण विषय पंचगंगा नदी प्रदूषण का मैं आपके माध्यम से सरकार के पटल पे लाना चाहूंगा। ये एक प्राधिकरण बनने की जरूरत है। आज हमने प्रयागराज में इतना बड़ा उत्सव मनाया कि जिसके माध्यम से पूरे दुनिया में अपने देश की प्रशंसा हो रही है, लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंचगंगा नामक जो नदी है उसको रिवर ऑफ पॉइजन के नाम से पहचाना यहाँ ग्लोबली जा रहा है। बहुत ही अशुद्ध पानी पीने का प्रॉब्लम हमारे यहाँ बरसों से चले आ रहा है। इसके लिए एक स्पेशल प्राधिकरण का कॉन्स्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है कि जिसके माध्यम से इसका मॉनिटरिंग हो और निश्चित रूप से लोगों को शुद्ध और मुबलक पानी पीने के लिए यहाँ हमें प्रमोट करना पड़े। तीसरा विषय सर, अलमट्टी नामक एक नया डैम, जो पुराना डैम है उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहां की कर रही है। मैं केंद्र सरकार को इस मामले में इंटरवीन करने की विनती करता हूं, क्योंकि इससे आंध्र हो, कर्नाटक हो और महाराष्ट्र के बहुत सारे बाढ़ पीड़ित इलाकों को बहुत बड़ा नुकसान यहां भुगतना पड़ता है। और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर साल बाढ़ की स्थिति निर्माण हो जाती है और उसका सर्वे होने की बहुत जरूरत है और निश्चित रूप से जो ऊंचाई बढ़ानी है उसका काम यहां रुकना चाहिए। मैं सम्मानीय सदस्यों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा कि EPS 95 नामक जो पेंशन यहां करने की घोषणा की गई, मैंने पिछली बार भी सदन में जब लास्ट टर्म में आया था तब भी इसकी सूचना केंद्र सरकार को करी थी और तब हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं ऐसा मुझे जवाब मिला था। लेकिन सर, आज तक उन बेचारों पेंशनर को
आज तक वो आस लगाए बैठे कि यही सरकार हमें न्याय देगी, और उनको ये निश्चित रूप से उनकी ये मनीषा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पेंशन बढ़ेगी। इस मान्यता के साथ वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। मैं आपसे ये गुहार लगाना चाहता हूं उन सारे लोगों के ओर से कि सर, बहुत दिनों से ये पेंडिंग इशू है, केंद्र सरकार इसमें अपना संज्ञान लाए और निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम होने की जरूरत है। सर, एक 2 ही मिनट में मैं अपना, मेरा पार्टी का टाइम है सर, मैं 2 ही मिनट में अपना कंक्लूड करता हूं। पार्टी का टाइम हो गया सर, 2 ही मिनट में अपना कंक्लूड करता हूं। सर, कोल्हापुर दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है, टूरिज्म का एक बड़ा हब है, किलों का भी गढ़ माना जाता है, और करवीर निवासिनी महालक्ष्मी जी का मंदिर भी वहां पे है। तिरुपति जाते वक्त लाखों भाविक कोल्हापुर होते हुए जाते हैं। एक टूरिज्म सर्किट यहां बनने की जरूरत है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक विशेष पैकेज की जरूरत है। आईटी एक अच्छा सेक्टर जो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, कोल्हापुर से बहुत सारे बच्चे आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी एक आईटी पार्क अगर कोल्हापुर में बन पाए तो निश्चित रूप से उसका फायदा आने वाले समय में नव युवाओं को होगा और निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से चलती रहेगी। एक आईटी पार्क कोल्हापुर की जरूरत है और इसके लिए आपके माध्यम से सरकार को सूचना दी जाए। मैं एक लास्ट अपनी पंक्तियों के साथ अपना भाषण खत्म करूंगा। सर, जो हमारे यहाँ गडकरी साहब आए थे, उन्होंने ड्राईपोर्ट की घोषणा की थी। जमीन भी हमारे यहाँ उपलब्ध करने का काम नीचे चल रहा है। देश में अच्छे अच्छे उपक्रम चल रहे हैं, उसमें से एक ड्राईपोर्ट का उपक्रम है और लॉजिस्टिक्स के लिए अच्छा सांगली हो, कोल्हापुर हो, आजू बाजू के इलाकों के लिए एक मध्यवर्ती ठिकान कोल्हापुर का है, जिसके माध्यम से इन सारे लोगों को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का दर्जा मिल जाएगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी संधि इससे उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से एक गुहार लगाता हूं कि उन्होंने जो घोषणा की है उसकी पूर्तता आने वाले समय में करें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि परिसरातील ताज्या घडामोडी सर्वात आधी बघण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।